नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। नया साल, नई उम्मीदें, नए किरण, नए शेयर, नए सोच। इन जब इतनी सारी चीज़ें हों और उसमें एक और पैरामीटर हो, वो हो अंडर परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो उसके बाद क्या करें। एक साल मुश्किल समय झेला है मार्केट में। लोगों ने पोर्टफोलियो को गिरते हुए रोज़ देखा है और मार्केट को चढ़ते हुए देखा है, इंडेक्स को चढ़ते हुए देखा है, लेकिन पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखा है। ऐसे में एक मिड कैप स्मॉल कैप के सुपर मास्टर सुनील सुब्रमण्यम साहब सर से जुड़ने का समय आ गया है। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। सुनील सर के बारे में बता दूं, फाउंडर एंड सीईओ हैं सेंस एंड सिंप्लिसिटी से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सर आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं नए साल के लिए। जरूर भरोसा रखेंगे कि अगले साल, इस साल लास्ट ईयर से जरूर बेटर तो रहेगा ही। बिल्कुल सर, यही सुनना भी चाहते थे दर्शक कि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चला और लार्ज कैप चलता रहा। उसमें भी सेलेक्टिव पॉकेट, मतलब लार्ज कैप में भी सर सारे शेयर्स नहीं चले हैं। हार्डली 10 या 15 शेयर की बास्केट बना लीजिए आप निफ्टी से, केवल उन्होंने ही इंडेक्स को थाम कर रखा। HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, और कुछ हद तक लास्ट के 2-3 महीने में रहा तो IT शेयरों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया, इन्फोसिस, TCS वगैरह ने। बाकी सर पूरा मार्केट अलग रख दीजिए तो वो मार्केट में कुछ पॉकेट चली ही नहीं खास तौर से। अब क्या लग रहा है सर, 2026 कैसा रहेगा? देखिए, और जो आपने समराइज किया वो बहुत सही है, मगर उसमें सोच है कि क्यों ऐसा हुआ। हम्म। और सब लोग पूछेंगे तो कहेंगे अरे वैल्यूएशंस का, कहेंगे वेलकेज महंगी थी, हाँ। ग्रोथ जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आई इसलिए ये हुआ। ये सब ना पीछे वाली बात है। ये बात समझिए आप कि FIS ने सेकेंडरी मार्केट में 3 लाख करोड़ बेचा। हाँ। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने प्राइमरी मार्केट में खरीदा तो 1.5 लाख के आसपास उनकी टोटल नेट सेलिंग रही थी। ठीक है। मगर DIS के हाथ में 8 लाख करोड़ की बाइंग हुई। कितना? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़। तो 1.5 लाख करोड़ गया FI की बिकवाली, या 3 लाख समझिए, 3 लाख करोड़ गया। बाकी का 5 लाख करोड़ किसने बेचा भैया? सर इसने ये बेचा। सर तो सर ये बात है कि यहाँ पर दो चीज है तो हमें हाँ। देखना चाहिए। एक हुआ कि ऑफर्स फॉर सेल, ओके। जो हाँ, जो 8 OFS करोड़ आए का थे, DI बिल्कुल ठीक बैंक है। को अफसोस किया। बहुत से प्रमोटर्स ने अपने हाँ। ही कंपनी के बारे में उन्हें अच्छा एक सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि वो ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रहे थे अपना स्टॉक, क्योंकि उनको लगा कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है। तो खाली हम्म। FIS को दोषी मत समझिए। एक है जो प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेचा और मार्केट को सिग्नल दिया कि मैं नहीं बिलीव कर रहा हूं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन सही है, मैं अभी प्रॉफिट उठा लेता हूं थोड़ा। वो एक बात है। हाँ। सेकेंड, रिटेल निवेशक हाँ। जितना भी वो बात करे उन्होंने भी बेचा है। नहीं तो म्यूचुअल फंड का 8 लाख करोड़ कहाँ गया भैया? तो रिटेल निवेशक ने भी बेचा है। तो ये तीनों मिलाकर FIIs, प्रमोटर्स और प्लस रिटेल रिटेल। निवेशक ने बेचा, उसको DIS ने खरीदा। अब सेकंड बात है, तो DIS ने खरीदा तो सबको नहीं खरीदा। हम्म। किसको खरीदा उन्होंने? उन्होंने खरीदा जो उन्हें सस्ते लग रही थी। इसलिए लार्ज कैप्स में उनको जो FIs बेच रहे थे वो सस्ते लगे, इसलिए उन्हें वहां पर खरीदारी की। मगर नॉमिनल GDP ग्रोथ का स्लो डाउन तो था। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में थोड़ा GDP का भी स्लो डाउन था, फिर रिकवर हुआ, मगर नॉमिनल GDP का स्लो डाउन था। तो नेचुरली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास ऑप्शन नहीं था कि वो 8 लाख करोड़ पैसे तो लोगों ने 3 लाख करोड़ SIP के जरिए उनके हाथ में दे दिया, DMFs को, म्यूचुअल फंड को। तो कुछ ना कुछ खरीदना था। मगर उनकी कॉन्फिडेंस नहीं थी एक नॉमिनल GDP के स्लो डाउन में, जब इन्फ्लेशन इतना कम जा रहा है। तो एक्चुअल बढ़त कितना फ्यूचर में आ सकता है, और उसके ऊपर आया ये टैरिफ का झमेला, जिसके कारण एक ओवरऑल नेगेटिव हेडविंड बन गया था। तो इसीलिए DIS ने आपको सेफ्टी चुना, और जो सेफ्टी उनको थोड़ी सस्ते में मिल रही थी बिकॉज FIS उसी चीज को बेच रहे थे। राइट? अब स्थिति क्या है कि उन्होंने एक लार्ज कैप क्यों खरीदा? इसलिए नहीं कि उनको लगा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लार्ज कैप में मिड एंड स्मॉल कैप से बेहतर है। अर्निंग सीजन की बात करें तो एक्चुअली लार्ज कैप्स का लोएस्ट अर्निंग्स रहा, उसके बाद मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। मगर वैल्यूएशंस
बहुत महंगी थी मिड एंड स्मॉल कैप की, 30-32 के ऊपर, और लार्ज कैप का 21 कह रहा था। तो इसलिए उनको लगा कि जो लार्ज कैप की ग्रोथ लेसर देन मिड एंड स्मॉल कैप थी, वहां पे सेफ्टी है। सेफ्टी कहां से आती है? एक आती है उनकी फ्लोटिंग स्टॉक से। उनका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी जो भी बिकवाली खरीदारी में प्राइस में उतना इंपैक्ट नहीं आता है। मगर मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी भी बिकवाली हुई तो प्राइस एकदम गिरता है, थोड़ी भी बाइंग हुई तो एक तो प्राइस एकदम बढ़ता है। तो एक सेफ्टी आता है विद लार्ज फ्लोटिंग स्टॉक। सेकंड सेफ्टी कहां से आती है? ये उम्मीद कि एक ना एक दिन ये एफआईआईज जो इंडिया को नेगेटिव ले रहे हैं, फ्यूचर में वापस आएंगे। शायद वो अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी होने के बाद आएंगे, शायद वो ट्रेड डील साइन होगा उसके बाद आएंगे, और शायद उनको लगेगा कि बाकी के देश में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है तो इंडिया को डाइवर्ट कर सकते हैं। और चौथी चीज होगी, जब करेंसी का ऑलरेडी 7% वीकन हो गया, तो जब फ्यूचर में उतने ही रेट पे वीकन नहीं होगा तो उसके कारण भी आ सकते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं एफआईएस की वापसी। मगर डीआईएस को उधर सेफ्टी क्यों लगा? क्योंकि उनको लगा कि इसमें मैं अभी निवेश करूं और एक ना एक दिन एफआईएस आएंगे तो उनको मैं ये शेयर बेच दूंगा तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, भले प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आते हैं तो लार्ज कैप्स बढ़ेंगे, और उस प्रॉफिट को लेकर तब क्लैरिटी मिलती है ग्रोथ के बारे में, तब उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट कर सकता हूं। वेरस उन्होंने अगर ऑपोजिट कर दिया कि लास्ट ईयर ही उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप खरीद लिया और फिर लार्ज कैप की और गिरावट होती, फिर एफआईएस आते हैं तो उनको मिड कैप स्मॉल कैप को बेचकर वो लार्ज कैप को खरीदना है फ्यूचर में, तो वहां पे उनके प्राइस एक्शन जो होता है उनकी बिकवाली से, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक कम होती है, भयंकर प्राइस की मूवमेंट हो सकती है। तो ये सब चीजों से उन्होंने एक सेफ्टी जोन में पैसा लगाया, और वक्त आते ही उसको मिड एंड स्मॉल कैप में शिफ्ट करेंगे, और वो वक्त मेरे मन में 2026 में आएगा। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा। सर आपने जो समराइज किया ना, मतलब मज़ा ही आ गया इस 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में। आपको मैंने एक भी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि मज़ा ही आ रहा था सर, मैं सुन रहा था। और बिल्कुल देखिए, जो दर्शक हैं ना इस समय, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए पूरा सार है 2025। जो 85 क्वेश्चन लेकर बैठे थे ना, एक जैसे कहते हैं कि गीता में सारी क्वेश्चंस का आंसर है, और एक अध्याय पढ़ लीजिए तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ये 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन सुन लीजिए, आपको 2025 समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, आपके पोर्टफोलियो ने क्यों नहीं ग्रोथ दिखाई, क्यों नहीं मिड कैप स्मॉल कैप चले, और 2026 में क्यों चल सकते हैं। वो उम्मीद भी सर ने बताई, उसका लॉजिक बताया। अभी तक हम लॉजिक ही ढूंढ रहे थे, वो लॉजिक मिल नहीं रहा था। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। मतलब ये मैं कॉन्वर्सेशन के लिए थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, अभी कॉन्वर्सेशन तो हम आगे करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं सर। अब आपने सर जब उम्मीद जगा ही दी है कि 2026 के लिए कि भाई लार्ज कैप से पैसा निकल के डीआईज का मिड कैप स्मॉल कैप में स्विच होगा जैसे ही एफआईज आएंगे, अब ये एफआईज क्यों आएंगे और कब आएंगे सर? तो पहली बात है, मेरी ये मानना की जरूरत है कि एफआईएस के मन में इंडिया के बारे में क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। मैं ये शॉर्ट टर्म हेज फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं जो टैक्टिकली प्ले करते हैं, राइट? तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की वापसी के लिए ट्रेड डील बहुत से इंपॉर्टेंट है, और इसका सिंपल कारण यह है, 40% एफआईआईस अमेरिका से होते हैं। बिल्कुल। हमारे देश की टोटल एफआई पुल, तो उनको अमेरिका के क्या संबंध है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खाली उनकी सोर्स ऑफ पैसे के कारण नहीं है, वो इसलिए है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए पिछले साल में, एक्सेप्ट फॉर Q2 ऑफ 2023, जब आपको देखा था उन्होंने, सॉरी 2024, जब आपने देखा कि जीडीपी 5.7 पे घट गई थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ तो 6.5 7, अभी 8 भी छू चुकी है रियल जीडीपी ग्रोथ। तो इंडिया में ग्रोथ की कमी नहीं थी, मगर उन्होंने जो 7 और 8% का ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था पिछले ही साल में, टिल सितंबर 2024, वो पैसा जम के लगा रहे थे ना थोड़ी इंडिया में। तो क्या है, उनको इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ ये 8% या जो भी लेवल पे हम हैं उससे 10% पार करने की उम्मीद थी, और वो उम्मीद वापस आनी चाहिए। और वो तभी आएगी क्योंकि ट्रेड डील का इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने अच्छी तरह डिफेंस खेल लिया राहुल द्रविड़ की तरह, मगर वीरेंद्र सहवाग की तरह हमें आगे छक्के चौके मारना है। तो 30%, वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का साइज है $117 ट्रिलियन, और उसमें $30 ट्रिलियन एक ही देश अमेरिका का हाथ है, यानी समझिए 4 में 1 गुना। इतने बड़े देश को जिसका पर कैपिटा इनकम $90,000 है, हम 3,000 छूने से अभी भी नजदीक है मगर पहुंच नहीं रहे हैं।
उस देश को अगर आप मार्केट आपके लिए बंद हो गया टैरिफ के कारण, तो हाँ। कहां से हम 10% की ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे भैया? तो ये है कारण। डिफेंस अच्छा खेल रहे हैं, मगर छक्के मार के 10% डबल डिजिट ग्रोथ जैसे चीन ने दिखाया, एक दशक के लिए डबल डिजिट ग्रोथ, वो अगर इंडिया के बारे में आना है तो अमेरिका एज अ डोमेस्टिक मार्केट हमारे लिए खुलना है, और उसके लिए ट्रेड डील का साइन होना बहुत जरूरी है। तो जम के अगर लॉन्ग टर्म अफेयर्स की वापसी आपको चाहिए तो ट्रेड डील सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरी यह भी उम्मीद है कि इतनी बातचीत हो चुकी है तो 365 दिन में 2026 के एक ना एक दिन ट्रेड डील साइन होगा। ये उम्मीद आपको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि और एक साल बीत सकता है विदाउट द ट्रेड डील। हो जाएगा, सर्टेन रेड लाइन से थोड़ी आगे पीछे होगी, विन विन दोनों तरफ क्लेम करेंगे, बट हो जाएगा, वो उम्मीद रख के जाना है। मगर उसके अलावा एक बात है कि ट्रेड डील का साइनिंग तो एकदम समझिए कि चपड़ फाड़ के एफआईएस की वापसी होगी और होगा, मगर ये ट्रंप की जो एक्शन बहुत जबरदस्त चल रही है कि किसी ना किसी तरह रशिया उक्रेन वॉर को सॉल्व करने की। अब वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में एक मिनट बताता हूं मैं। वो इसलिए कर रहे हैं, और ये पब्लिक न्यूज़ नहीं है, ना ही मेरे पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जस्ट मेरी एक सोच है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये वॉर खत्म होता है तो रीबिल्डिंग ऑफ उक्रेन के लिए ऑर्डर्स अमेरिकन कंपनीज को मिलेगी। ये बैक एंड में वो डील करेंगे ताकि अमेरिकन इकोनॉमी को वो एक मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल। और कब हुआ था लास्ट ऐसे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब हारे हुए देश जर्मनी और जापान को मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका ने फंडिंग देके उनका पूरी बिल्डिंग और रिकवरी अमेरिकन कंपनियों ने किया। और इसलिए आज जापान और जर्मनी आगे आ गए हैं, मगर उनका रीबिल्डिंग एफर्ट पूरा अमेरिका का था, क्योंकि मार्शल प्लान से उन्होंने ही उस हारे देश को उन्होंने सपोर्ट करके। वैसे ही वो उक्रेन के बारे में करेंगे, ये मेरी सोच है। मैंने कभी पब्लिकली डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है और कोई नहीं है, ये मेरी खाली लॉजिकल सोच। तो मेरा बात हुई है वो एक्सप्लेनेशन। मगर अगर वो सॉल्व हो जाती है किसी ना किसी तरह, 3 महीना का टाइम भी ले ले, तो क्या होगा कि ये 50% टैरिफ से एटलीस्ट वो 25% पेनल्टी वाला जो रशियन ऑयल खरीदने के कारण हमारे ऊपर लगा था, तो वॉर ही खत्म होगी, तो ये 25% का क्या रीजन रहेगा भैया? तो वो 25% बिना ट्रेड डील के हट जा सकती है। और अगर वो 25 पे आ गया तो हमारी प्लेइंग फील्ड लेवल हो जाएगी एक तरफ। फिर भी बांग्लादेश वियतनाम ऐसे हमारी कंपीटिंग देश का होगा 19 20 और 25 थोड़ी, मगर हमारा 7% का रुपये का वीकन हो गया, तो एक तरफ उतनी हद तक अपनी जो एक नेगेटिविटी है टैरिफ का वो कवर हो गया थ्रू डिप्रिसिएशन। और अगर ये चीज हो जाती है, यानी एडिशनल 25% चली जाती है बिना ट्रेड डील के साइन हुए, फिर भी एफआईएस की वापसी आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म एफआईएस की। क्यों? क्योंकि करेंसी का वीकनिंग आरबीआई ने इसीलिए अलाउ किया एज अ डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट 50% टैरिफ। अगर 50 से 25 घट गई तो और रुपये को वीकन करने की जरूरत, वीकन करने की नहीं, अलाउ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25% के लिए तो ऑलरेडी 7% का डिफिशन काफी है टू मेक अस रीजनेबली कॉम्पिटिटिव। तो एक करेंसी अगर वीकन और नहीं होने वाला है ज्यादा, तो एफआईएस की वो एक सोच भी है कि वापस इंडिया में लाएं, क्योंकि लास्ट ईयर का 7% डिप्रिसिएशन उनके लिए बहुत नुकसान भरा रहा जिन एफआईएस ने सेल नहीं किए। क्योंकि देखिए टोटली हमारा $800 बिलियन का एफआई का इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं कि 1.8 बिलियन निकाला होना है। अरे बल्क ऑफ द एफआई इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में है ना, उनको नुकसान भारी भारी पहुंचा है बिकॉज ऑफ 7% करेंसी वीकनिंग। मगर इस साल अगर ये एडिशनल 25% हट जाती है तो रुपये के और वीकन अलाउ करने के लिए आरबीआई के पास कुछ कारण नहीं रहेगी, तो वो भी एक सपोर्ट देगी रुपये को एट अ रीजनेबल लेवल ऑफ 1-2% डिप्रिसिएशन। तो ये भी एक फिर शॉर्ट टर्म एफआईएस की वापसी बिना ट्रेड डील के साइन हुए, ये एडिशनल 25% के जाने से ही वो आप वापसी देख सकते हैं। तो वो बात है। तीसरी बात ऑफकोर्स है कि पूरा जो गवर्नमेंट का डिफेंसिव कम ऑफेंसिव मेजर था लास्ट ईयर, क्योंकि इनकम टैक्स कट किया था बिफोर द टैरिफ की झमेला, तो दैट वाज एन ऑफेंसिव जेस्चर। जीएसटी कट किया था आफ्टर द 50% टैरिफ, वो एक डिफेंसिव जेस्चर था। फिर आरबीआई ने भी पूरे साल रेट कट के ऊपर रेट कट, लिक्विडिटी, सीआरआर कट सभी किया। इन सब का पूरा इंपैक्ट 2026 में दिखेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑफ ईपीएस ग्रोथ। तो एफआईएस ये भी वॉच कर रहे हैं, तो अगले साल में, नॉट अगले साल, इस साल में 2026 में अगर ईपीएस ग्रोथ
इस सब का इम्पैक्ट दिखता है। और इसमें खास करके मैं आरबीआई के रेट कट की बात उठाऊं, क्योंकि ये लो इन्फ्लेशन वाली बात, इसके कारण रेट कट पॉसिबल हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ घट रही है बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को वापस ऊपर जाना है तो इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत ऊपर आना है। तो ये 1-2% का इन्फ्लेशन काम नहीं चलेगा, 4% के लेवल तक। एंड आरबीआई का भी प्रोजेक्शन हुई है कि अप्रैल में जून क्वार्टर में ये आ जाएगा 4% पे। तो अगर वो 4% होता है और अपना नॉमिनल रियल जीडीपी इवन 7%, तो डबल डिजिट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, अगर पिछले क्वार्टर में देखा आप 8.7 पे गिर गया था नॉमिनल जीडीपी, अगर वो वापस 10, 10.5, 11% के लेवल पर दिख रही है तो नेचुरली उसका इंपैक्ट ईपीएस ग्रोथ पे भी दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट, स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स नॉमिनल जीडीपी को ही ट्रैक करती है। तो मेरा मानना है कि एक री इन्फ्लेशन की, जो जेंटल री इन्फ्लेशन की बात आती है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो अर्निंग्स में उसका इंपैक्ट दिखने लगेगा। तो उसके कारण लॉन्ग टर्म एफआईएस धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि उनको ग्रोथ से ही संबंध है। स्पेशली मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव मैनेजर्स, उन्होंने जो इंडिया को अंडरवेट रखा है, वो एटलीस्ट इंडिया को न्यूट्रल में या थोड़ी पॉजिटिव में अर्निंग्स सीजन की ग्रोथ के कारण करेंगे, तो वो एक आपको पॉजिटिविटी एफआईएस की ओर से वहां से भी आ सकती है। बिल्कुल सर, आज तो सर मज़ा ही आ रहा है मतलब कॉन्वर्सेशन में, और आपने सारी ही चीज़ें मतलब ऐसे समराइज़ कर दी हैं। मैं दिमाग में फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन की 8-10 मैंने पूछने थे, 2 क्वेश्चन में मेरे 8-10 क्वेश्चनों का आंसर मिल चुका है वैसे। लेकिन हाँ, आपके जो कॉन्वर्सेशन है उससे कुछ क्वेश्चंस और जनरेट हो रहे हैं। आपने बोला कि सर एफआईज का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में ऑलरेडी, और एक बहुत छोटा सा चंक अभी बाहर गया, और उन्होंने रुपी डॉलर की जो मूवमेंट है उसकी वजह से उनको जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पर लॉस लग रहा है। क्या ऐसे में एफआईज ये सोचकर और लगाएंगे पैसा कि एक देश की करेंसी का हम पिछले कई सालों से लगातार डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, रुपी डॉलर एक समय पे 40-45 रुपए के रेंज में चलता था, फिर जब मोदी जी आए थे तो 60-65 की रेंज में चलता था, अब हम 90 के करीब पर आ गए हैं। चाहे गवर्नमेंट बदल जाए, कुछ भी हो, हमारा डेप्रिसिएशन करेंसी का चलता रहता है। तो ऐसे में इस कंट्री में और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये उनके लिए लॉजिकल रहेगा? हाँ रहेगा। मैं क्यों बताता हूँ ये, कि ऐसा नहीं कि एफआईएस, स्पेशली लॉन्ग टर्म एफआईएस, जब वो निवेश करते हैं, दो दे डोंट एक्सपेक्ट कि करेंसी स्टेबल रहेगा या करेंसी अप्रिशिएट होगा, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ करेंसी होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, बिहाइंड दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, जो फाउंडेशन था इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन की गणित डिफरेंट देश में अलग अलग तरीके से होती है। तो बैंकर्स जो ज्यादातर खिलवाड़ करते हैं करेंसी मार्केट में, वो इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटली करेंसी के वैल्यू जज करने के लिए इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी, यानी दो देश के बीच में जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, यानी गवर्नमेंट की बोरिंग रेट है, उसके बीच में जो फासला है, उसी हिसाब से करेंसी को वीकन होना है। ये फंडामेंटल लॉ है करेंसी का। अब आज के दिन में देखें कितना है डिफरेंस, हमारी 6.5 के करीब, उनका 4 के करीब, यानी 2.5% की डिफरेंस है। हिस्टोरिकली हम देखें करीबन ये 2 से 3% के लेवल में ही शिफ्ट हुआ है। तो एक देश जिसका इंटरेस्ट रेट कम है और जो निवेश करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जैसे अमेरिका से या, बिल्कुल। तो रूल कहता है कि हर साल जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होता डिफरेंशियल है, है। उस हिसाब से जो हायर इंटरेस्ट रेट वाली देश है उसका करेंसी को वीकन होना है। और इसका लॉजिक मैं सिंपल सी बता दूं आपको, आपके भाई अमेरिका में है समझिए, हाँ, तो समझिए कि उसके पास गवर्नमेंट से बोरो करने की शक्ति है, और यहाँ पे जो आप है, आप गवर्नमेंट में निवेश करने की आपके पास शक्ति है। $10,000 उन्होंने गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, हाँ, कितने रेट पे? 4% पे, समझिए, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं ठीक है, मैं। ठीक है, ठीक है सर। उसने प्लेन में बैठ के $10,000 लाया, इधर आपको दे दिया, हाँ, और आपने यहाँ जी सैक खरीदा कितना? 6.5% पे। 6.5 पर। तो एक साल के पास आपका 100 रुपये का हो गया 106.50, यानी बिल्कुल, ₹6.50 आपको इनकम मिला। बिल्कुल। अब वो एक साल के बाद आता है, बोलता है मेरे $10,000 वापस दो मुझे। हाँ, अगर इंटरेस्ट करेंसी रेट वही था तो ये 6.5 को वो उधर लेकर उसको 4% ही ब्याज देना है उधर, हाँ, चार तो रुपए 2,500 बचा लिया उसने। ₹2.5 प्रॉफिट बन गया बिना रिस्क लिए। हाँ, ये मार्केट कभी अलाउ नहीं करेगी। ये है जीरो आर्बिट्राज थ्योरी, कि मार्केट कभी तो रुपये को अगर 2.5% वीकन हो गया तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस।
यानी जीरो आर्बिट्राज। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ करेंसी ये होता है। तो एक लॉन्ग टर्म एफआई जब निवेश करता है वो फैक्टर करता है कि ये 2.5 से 3% इंडियन करेंसी वीकन होगी और कैलकुलेशन में वो डालकर बाद में रिटर्न देखता है। तो एज लॉन्ग एज आपको उस लेवल पे चली जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी आप 20-30 साल की बात करें तो हमारी करेंसी का डिप्रिशिएशन वही रहा है। क्या है कि बीच में थोड़ी डिप्रिशिएशन कम हुई थी तो लास्ट ईयर उसका 7% एकदम छलांग लगाया था। मगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड वापस आएगा 2.5 से 3। और एफआईएस का वही मानना है कि इंडिया में 2.5 to 3% डिप्रिसिएशन से हम काफी कंफर्टेबल है। उससे बिल्कुल। ज्यादा इस साल आगे होने वाला है तो कोई इस साल के लिए निकाल कर फिर वापस आने की सोचेगा। वैसे तो अदरवाइज कोई भी रुपये का स्ट्रेंथनिंग या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ये उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनील सर, और आज तो आपकी फाइनल जो उसके बाद मास्टर मैं क्लास आपको है ना। कह दूं, जी। एक जस्ट राउंड ऑफ करने के हाँ, लिए एक चीज मैं श्योर। बताता हूँ। आपने रिसेंटली सुना होगा आरबीआई ने $10 बिलियन का स्वैप किया। बिल्कुल बिल्कुल, करेंसी स्वैप Correct? जो किया था रुपी डॉलर का। क्या जी। था पता है आपको उसमें क्या है इम्प्लीकेटेड में? लोग डर सर। न जाए। जी। उन्होंने जब स्वैप किया हाँ उनको 3 साल के बाद डॉलर देना है, हाँ, बिल्कुल है। बिलियन बिल्कुल है। डॉलर का। राइट? और उसका प्राइस जो उन्होंने पे किया है, हाँ। पता है क्या करता है, क्या कहता है कि 3 साल के बाद रुपी 98 पे होगी। अरे। ये आरबीआई के एक्शन से ही आपको पता है कि यानी आरबीआई कंफर्टेबल है 98 में 98 के उससे लिए। डॉलर खरीद के वापस देने के लिए उस स्वैप के लिए। तो बिल्कुल। क्या हुआ वो 98 होता है 2.5% पर एनम डिप्रिसिएशन भैया। सिंपल सी बात है। एक्शन ही आपको बता रहे कि रुपये की डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल सर, ये मैंने भी जब 72-73 के आसपास चलता था तो मैंने एक बार जब ये स्वैप वाला आया था तो 80 के आसपास का उन्होंने करेंसी स्वैप का रखा था आई थिंक। तो मुझे ये हाँ पता था कि हाँ 80 तो अब आरबीआई मान के बैठा है, लेकिन मैंने इस बार वाले करेंसी स्वैप में नहीं देखा कि क्या रेट आ रहा है। तो 98 बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन सर, जबरदस्त। तो जो दर्शक देख रहे हैं 3 साल बाद रुपया 98, हम नहीं बोल रहे, आरबीआई खुद सोच के बैठा है कि 98 रुपी पर डॉलर हो जाएगा रेट। तो आप मान के चल लेना, अपनी स्ट्रैटेजी जैसे बनानी है बना लेना। सर आज तो मतलब आपने बिल्कुल नए साल में सर मजा खड़ा कर दिया, मैं ये बोल सकता हूँ। सहवाग की तरह आपने छक्के मारे हैं सर। बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि समय सीमा है। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर किसी को कुछ शेयर चुनने हो तो इस साल के लिए कैसे चुने, कौन से शेयर चुने, मतलब किस तरह से चुने? मैं कहता हूं कि इस साल की जो आउटलुक में क्या अच्छा करेगा आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा तरीके से आप सोचें कि पिछले साल डीआईएस ने नहीं खरीदा। उस सेक्टर को अगर खरीदने के लिए लॉजिक यहाँ पर आती है तो मुझे आईटी में आती है। हाँ। कारण ये है कि एआई के लिए देखिए बहुत सारे से न्यूज़ आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट इन एआई डेटा सेंटर, एक कंपनी ने दूसरी एआई कंपनी को खरीदा। तो जी। आईटी सेक्टर में वो अब एआई कंसल्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इस साल में मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में आपको अच्छा एक रुझान दिख रहा है और फंड मैनेजर्स भी उस हिसाब से उसको खरीदने लगेंगे। और उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और डायरेक्शन में 3 महीने में देखा ऑलरेडी डबल डिजिट आईटी इंडेक्स में भी आया है। तो ये वो मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज को चुने, राइट, जिनका जो उनका पास कैश बैलेंस होना चाहिए मर्जर्स एंड एक्विजिशन करके अपने एआई बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 मैं कहूंगा कि आप डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो क्या हुआ है कि इनिशियल जीएसटी कट पूरा ऑटो ने अपना शायद उठा लिया। पूरा का पूरा सेल्स ऑटो में ही हुआ। मगर जैसे ही समर आता है आपको एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स की डिमांड पिकअप होगी। तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था लास्ट ईयर। तो मैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ज्यादातर कंपनियां मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो आप चुन चुन के मिड एंड स्मॉल कैप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को खरीद सकते हैं। बिकॉज जीएसटी का इंपैक्ट इस साल आपको एक रेट कट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट, ईएमआई कट और उसके साथ डिमांड भी बढ़ते हुए दिख रही है। तो आप वो सेक्टर में मिड एंड स्मॉल कैप को खरीद सकते हैं। तीसरा मैं कहूंगा थोड़ा डिले होगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, बट एंड ऑफ द ईयर तक मैं रियलिटी सेक्टर में बहुत पॉजिटिविटी देख रहा हूं। और रियलिटी सेक्टर में भी ज्यादातर स्टॉक्स आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। लास्ट ईयर का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा मगर इस साल वो डेफिनेटली वर्स्ट नहीं रहेगा। 3 कारण मैं क्विकली बताता हूं आपको। एक है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई की कमी थी बिकॉज आपको द कंपनियों ने देखा कि लोग नहीं खरीद रहे हैं तो बड़े बड़े घर को बेचा उन्होंने और बड़े घर की जो गिनती गिर गई थी मगर बिल्कुल। वैल्यू बढ़ गई थी। तो एक
वो स्विच इस साल वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे, बिकॉज रेट कट और जीएसटी कट का इंपैक्ट पूरा दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा लॉन्च करके, नंबर वन। नंबर टू, कमर्शियल रियल एस्टेट में ये H1B वीजा और इमिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण बहुत से अमेरिकन एमएनसीज इंडिया में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेट कर रही है, वो तेजी से बढ़ रही है, आपने बहुत न्यूज आइटम देखा होगा। तो कॉर्पोरेट रियलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए वो बहुत बड़ा एक डिमांड का बूम दिख रहा है मुझे। और तीसरी और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरा रियल्टी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग का ऑप्शन अभी बहुत खुल गया है, वो है रीट्स, जिससे वो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट जो कमर्शियल होता है उस लीज को डिस्काउंट करके रीट्स लॉन्च करते हैं, उसको इक्विटी टैक्सेशन का स्टेटस मिल गया है फ्रॉम 1 जनवरी। तो क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड, हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 50 लाख करोड़ है इक्विटी AUM म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। अब तक वो रीट्स में निवेश करते थे, वो आउटसाइड ऑफ दिस था, बिकॉज रीट्स को इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं था, तो बाकी के एलोकेशन में वो थोड़ा बहुत रीट्स में करते थे। अब वो 50 लाख करोड़ में ही अगर इवन 5% रीट्स के लिए उन्होंने अलोकेट कर दिया, क्योंकि ये एक सेफर ऑप्शन है। रीट्स में एक पेपर बेस्ड रियल एस्टेट है, सेकंड रेगुलर इनकम का ये भी है, और तीसरा प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन का भी रीट्स की वैल्यू में दिखता है। तो म्यूचुअल फंड्स अभी धीरे धीरे अपना इक्विटी एलोकेशन में रीट्स को ऐड करेंगे, लेस वॉलेटाइल सेक्टर। और इस साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी एमसी शायद एक डेडिकेटेड थीमेटिक रियल एस्टेट रीट फंड लॉन्च करेगी, जो इक्विटी टैक्सेशन के साथ आएगा, यानी एक साल में 12-12.5% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ऐसे ही फंडिंग ऑप्शंस रियलिटी सेक्टर के लिए आ रही है, तो उनके लिए बहुत ऑप्टिमल फंडिंग ऑप्शन भी मिल रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि रियलिटी सेक्टर में धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से अब शुरू कीजिए, बाय द एंड ऑफ द ईयर ये सब फैक्टर्स आके उसे सपोर्ट देंगे। बिल्कुल सर, आज मज़ा आ गया सर शो में, और आपने नया साल मना दिया सर। बहुत मतलब मन तो नहीं कर रहा कि मैं इस शो को वाइंडिंग अप करूं, लेकिन समय सीमा है। लेकिन सर मैं आपसे ज़रूर किसी दिन नॉर्मल लाइव शो में आपके साथ जुड़ूंगा और फिर इस कॉन्वर्सेशन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। लेकिन आज सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नए साल पर बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुनील सर। क्यों अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हुई, कौन से सेक्टर खरीदें, रुपया कहाँ जाएगा, क्यों मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे, सारा सारा आपको मिल चुका है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।